सरेआम वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाने से लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मरवाने तक आज ट्रंप जो चाह रहा है वो कर रहा है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए वो अपनी ताकत के जरिए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को काबू में रखना चाहता है। ऐसे में बारी आती है हमारे देश की, प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी ट्रंप की बातों को मानते जा रहे हैं बिना कोई सवाल खड़े किए, उसका हमारे देश पर क्या असर पड़ने वाला है। दादागिरी कोरी दादागिरी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है और कोई उसके सामने खड़ा होने को तैयार नहीं दिख रहा है। भाई कोई भी मुल्क का सर्वोच्च नेता अगर उसके मुल्क पर, उसके देश पर हमला हो रहा है तो वो अपनी सुरक्षा तो चाक चौबंद कर लेगा, लेकिन वो किससे मिलने जा रहा था, कहां जा रहा था, कहां बैठे हैं, किस दफ्तर में मुलाकात हो रही है, पल पल की जानकारी अमेरिका और इजराइल को थी। ये रूह को कपा देने वाला सत्य है। यानी कि ऐसी निगहबानी, ऐसी नजरें गड़ाए बैठा था अमेरिका और इजराइल। इस कदर जासूसी इस तरह से नजर रख सकता है अमेरिका। तो ईरान का नंबर आया, खामेनेई का नंबर आया, तो अगला नंबर किसका है? आपका भी तो हो सकता है। यही नहीं, आज ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, भारी बमबारी हो रही है, इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? भारतीय बाजार इससे कितना प्रभावित होगा, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसको लेकर बड़े बड़े विशेषज्ञों ने बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी दी है। खान सर, अवध ओझा भौगोलिक मामलों के जानकार माने जाते हैं। इन लोगों ने जो चेतावनी दी है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। आज भक्त भले खामेनेई की मौत पर खुश हो रहे हो, लेकिन समय रहते अगर हालात नहीं संभले तो विशेषज्ञों का मानना है कि तेल और खाने वाली सामानों के दाम कितनी गुना ऊपर जाएंगे, इसकी आशंका किसी ने नहीं की होगी। और इसमें सबसे घातक जो सिद्ध होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, क्योंकि अभी तक खामेनेई की मौत पर पीएम मोदी की कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आई है। ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? आज बात इसी पर करेंगे। ऐसा में शुरुआत खान सर की उस जानकारी से कि ईरान भारत के लिए कितना और क्यों जरूरी है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ईरान बर्बाद हो जाए। हमें क्या घाटा है ईरान से? सस्ता पेट्रोल मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है? सस्ता पेट्रोल मिल जाता है, और वो पैसों नहीं लेता है, बदले में कलकत्ता से सामान खरीद लेता है। और एकमात्र रास्ता ईरान बचा है जिसके रास्ते हम अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया या फिर रूस या फिर यूरोप में जा सकते हैं, और ये भी बर्बाद हो जाएगा। सीरिया और इराक की तरफ हम जाएंगे। और हमारे लिए एक करीबी देश है जहां से इमरजेंसी में कभी भी पेट्रोलियम आ सकता है। रूस उतना दूर से आने में दिक्कत होती है। तो हमारे लिए कौन अच्छा है? जो हमारे देश के लिए अच्छा है। ईरान हमारे देश के लिए कोई खराब है? कोई खराब नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करता है, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री का हम लोग स्वागत करते हैं। उनके राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तो हम लोगों ने भी राष्ट्रीय शोक घोषित किया, झंडा हम लोग ने भी नीचे किया। हम लोग भैया इसकी इज्जत करते हैं, अच्छी बात है। जो हमारे देश के लिए है हम उसके लिए कहेगा। तुर्की, हम तुर्की का तारीफ करूं, वो तो पाकिस्तान का गुण गा रहा है, तो तुर्की के लिए हम लोग कभी कुछ कर सकते हैं। और ईरान बढ़िया है भाई, हम ईरान के रास्ते हम कहाँ जा सकते हैं? अफगानिस्तान, क्योंकि अभी तक तो हम लोग पीओके नहीं ला पाएंगे। अब इसे मोदी जी का लक्षण लगियो नहीं रहा कि ई ले आ पाए। सुना आपने, ईरान से भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद अब जिस तरीके से ईरान के प्रति रुख अपनाया जा रहा है वो चिंताजनक है। ऐसे में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने विश्वगुरु को कटघरे में खड़े करते हुए कुछ सवाल खड़े किए और साथ ही ये भी बताया कि आज इस जंग से भारत को क्या नुकसान हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, वो भी सुनिए। ये मौका है भारत के प्रधानमंत्री को अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का इंटरनेशनल लेवल पर। विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते तो ये मौका है। सिर्फ बोलना नहीं, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप। इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस हमले से भारत का कौन सा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हुआ बताइए? हमको तो नुकसान हो रहा है हर एतबार से। हैदराबाद एयरपोर्ट पे फ्लाइट से नहीं उड़ रहे जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। किसका नुकसान हो रहा है? देश का ही नुकसान हो रहा है ना। इसमें 10 मिलियन लोग वहां पर हैं। कितना सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज आता है हमको, क्या होगा फिर उसका? ऑयल की कीमत बढ़ गई, क्या होगा फिर उसका? तो ये खाली स्टेटमेंट देने से और रेजिम चेंज की अगर कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, तो नहीं होने वाला। वाकई तेल की कीमतों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, खाद्य सामग्रियों के दरों पर इसका असर पड़ेगा। ऐसे में ध्यान देने वाली बात जो हो जाती है कि हमारी विदेश नीति क्या है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर जाते हैं और ठीक कुछ दिनों बाद ईरान पर हमला हो जाता है। इसके भी तार आपस में जोड़कर देखे जा रहे हैं। पीएम मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उनको इस बात की जानकारी थी। और अभी जब लगातार अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तब हमारे प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? खामेनेई की मौत पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देखने को मिली? क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह कहीं न कहीं अमेरिका है? क्योंकि लगातार ट्रंप के फैसलों का एक दबाव प्रधानमंत्री मोदी पर जरूर देखने को मिला। ट्रंप लगातार हमारे देश को अपमानित करने वाली बयानबाजी करता रहा,
टैरिफ लगाता रहा, पर मोदी जी मौन रहे। पाकिस्तान संग सीज फायर से लेकर रूस से तेल न खरीदने के फैसले तक मोदी जी से आगे ट्रंप को देखा गया। ऐसे में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़े सवाल खड़े किए हैं, वो भी सुनिए, फिर आपको वो भी बताएंगे कि ईरान को लेकर नरेंद्र मोदी के विचार पहले क्या थे और अब क्या। पहले पवन खेड़ा का बयान सुनिए। ईरान में आयतुल्लाह खamenei की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या, 24 घंटे गुजर गए, हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक शब्द इजराइल और अमेरिका की निंदा में आपने नहीं सुनाई। भारत हमेशा एक मॉरल लीडरशिप देता था विश्व, भारत की तरफ पूरा विश्व हमेशा देखता आया नैतिक नेतृत्व के लिए। वो मॉरल लीडरशिप, वो मॉरल कंपस अब हमारा खत्म हो। कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे, किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला किया। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। माह रमजान में आयतुल्लाह खamenei की शहादत इतिहास में दर्ज हो गई। सुना आपने, पवन खेड़ा ने सवाल खड़े किए हैं कि आज कहां हिंदुस्तान का नैतिक नेतृत्व, कहां गए हमारी सभ्यता के मूल्य, क्यों आज खुद को विश्व गुरु कहलाने वाले पीएम मोदी मौन है, जबकि एक समय वो भी था जब नरेंद्र मोदी के शब्द ईरान के लिए बिल्कुल अलग थे। वो भी सुनिए। India and Iran are not new friends. Our dosti is as old as history. सुना आपने, भारत और ईरान की दोस्ती काफी पुरानी है और ये बात खुद नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, लेकिन आज उनके सामने न जाने कौन सी मजबूरी या दबाव है जिसके कारण वो पूरी तरह से मौन है। जबकि एक दौर वो भी था जब ईरान से भारत को किस तरीके की उम्मीदें थी और वो कितना खरा उतरा। साल 1994 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और विदेश मंत्री थे दिनेश सिंह। दिनेश सिंह बहुत बीमार थे और अस्पताल एम्स में भर्ती थे, लेकिन उनको कहा गया कि आपको अभी ईरान जाना पड़ेगा क्योंकि स्थितियां बहुत विकट हो गई। वो ईरान गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को अस्पताल की चारपाई पर लेटाया और वो खुद चले गए। जब बीमारी की हालत में व्हीलचेयर से वो हवाई जहाज से निकले तो ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा कि ऐसी हालत क्या हो गई थी कि आपको इस तरीके से इतनी बीमार हालत में ईरान आना पड़ा। उन्होंने कहा कि बात ही कुछ ऐसी है। असल में हुआ ये था कि 1994 में पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बोला जाता है, उसमें एक प्रस्ताव लाने वाला था। प्रस्ताव था कि जो कश्मीर पर पाकिस्तान को समर्थन दिया जाए। अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता तो प्लानिंग थी कि उसके बाद मानवाधिकार से होकर यूएनओ में प्रस्ताव जाएगा और भारत की इसमें किरकिरी होने की संभावना थी। दिनेश सिंह वहां गए और एक बीमार विदेश मंत्री को अपने दरवाजे पर देखकर, उस जमाने में हसन रफसंजानी जो कि वहां के राष्ट्र प्रमुख थे, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करे। उनके अकेले के समर्थन ना करने से प्रस्ताव ओसीआई में कैसे गिर जाता, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्रों का जो संघ है उसमें ये नियम है कि जब तक सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पारित ना हो तब तक वो पारित नहीं किया जाता। ईरान ने उस वक्त अपने करीबी दोस्त पाकिस्तान को छोड़कर भारत के लिए वहां पर स्टैंड लिया और वो प्रस्ताव गिर गया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। कई साल तक पाकिस्तान और ईरान के बीच संबंध इसके बाद खराब रहे, लेकिन दिनेश सिंह अपना काम करके शांति से वापस आ गए थे और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। किसी ने उनको जेम्स बॉन्ड नहीं कहा और कोई इस घटना के बारे में जानता भी नहीं होगा जब तक ये खबर प्रकाशित ना हो या किताब में ना आई। आज हम लोग, हमारी सरकार ये सोच रही है कि हम किसके सपोर्ट करें। जाहिर है सरकार के पास ज़्यादा संभावनाएं हैं ये तय करने के लिए कि कौन हमारे लिए अच्छा दोस्त है, इजराइल का समर्थन करें कि ईरान का समर्थन करें। लेकिन एक कहानी थी भारत और ईरान के संबंधों की, क्योंकि दोनों, ईरान और भारत दोनों हजारों साल पुरानी सभ्यताएं हैं। हमारा संबंध हजारों साल से है। भारत सरकार जो भी तय करेगी वो ठीक है, लेकिन ये एक कहानी थी जो आपको सुनाई। वाकई सरकार की जो भी कूटनीति हो, लेकिन रिश्तों को ऐसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। आज अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ठिकानों पर हमला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, जिसका नुकसान उन देशों को तो हो ही रहा है, साथ ही इस हमले का असर भारत पर भी जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसे में इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शक पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अब भारत पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।